बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज सभी का न्यू ब्राइट वे में स्वागत है। और न्यू ब्राइट वे में आपका जो टॉपिक चल रहा था एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट में दो पार्ट्स आपको बताए जा चुके हैं। पहले में इंट्रोडक्शन कि एसिड बेस सॉल्ट क्या होते हैं, और दूसरे में पीएच वैल्यू और उससे संबंधित समस्त न्यूमेरिकल्स तीन टाइप के होते हैं, तीनों कराए जा चुके हैं। आज इसमें हम लोग सीखेंगे इसके स्पेशल आगे पार्ट्स कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, और साथ में उनका स्ट्रॉन्ग बेसिड होने का कारण। कैसे जानेंगे कि स्ट्रॉन्ग बेस है और कैसे समझेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसके लिए भी पीएच स्केल के हेल्प से ही समझेंगे। और तत्पश्चात हम लोग कितने प्रकार के एसिड हैं, सॉल्ट कितने प्रकार के पाए जाते हैं, उसके बाद इनकी जो रासायनिक अभिक्रियाएँ हैं, केमिकल रिएक्शन है जो सबसे ज़्यादा मेन होती हैं, उसके बाद में उनके ऊपर आते हैं। साथ में एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम लोग एसिड का पार्ट है, लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस किसे कहेंगे वहाँ से। तो इसमें प्रबल, देखिए एक यहाँ पे हमने पीएच स्केल बताई थी, जहाँ से आपको छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पीएच स्केल जो थी वो सारांशन की पीएच स्केल सारांशन की थी। तो सारांशन की जो पीएच स्केल जो 1909 ईस्वी में आई थी, इसमें एक बहुत सटीक स्केल दी गई, उससे हम किसी को भी क्लासीफाई कर लेते हैं। इसमें पीएच स्केल को बहुत सिंपल वे में आप समझ भी सकते हैं। ऐसे कहाँ से कहाँ तक गई थी पीएच स्केल, तो ये आपकी 0 से स्टार्ट होती है और 14 तक जाती है। इसमें ये आपको पहले ध्यान रखना है। और उसके बाद में इसका जो मध्य पार्ट है, ये वाला मिड पार्ट, तो ये आपका मिड पार्ट 7 पे आता है। तो ये 7, उसके बाद इसके बीच के अंक हैं, इनको आप क्लासीफाई कर लें। तो जैसे यहाँ पे 1 2, यहाँ पे एक इसका ये 7 हो गया, ये तो मिड पार्ट हो गया। एक इसका मिड पार्ट ले लें यहाँ पे, और एक इधर इसका मिड पार्ट ले लें। तो इस तरीके से इस टेबल से ही आप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को भी समझ लेंगे, वीक एसिड और वीक बेस को भी आप इसी से समझ लेंगे बहुत चुटकियों में। तो देखिए यहाँ पे जो 0.7 का मध्य पार्ट लेंगे, तो 0.7 का मध्य पार्ट आप आराम से निकाल सकते हैं, 3.5 होगा। ऐसे ही 7 और 14 का मध्य पार्ट निकाल लें मीन वैल्यू, तो वो आपका जो है, इनको दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका निश्चित रूप से 10.5 होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं, मध्य पार्ट है। जैसे 7 और 0 जोड़िए, 0 + 7 डिवाइड बाई 2, तो ये 3.5 आ जाएगा। ऐसे ही 7 और 14 को जोड़िए, तो 7 + 14 डिवाइड बाई 2, तो ये आपका 21/2, तो 10.5 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे भूल जाएं तो याद भी कर सकते हैं। अरे मिड पार्ट है इसका दोनों का, पहला 7 मिड पार्ट लिया गया, फिर उसके बाद इसका मिड पार्ट। अब देखिए आपको बताया जा चुका है पहले से ही कि जो 7 के इधर वाले होते हैं, 7 के इधर जितने भी होते हैं, ये सब अम्ल होते हैं। अम्ल का मतलब ये सब एसिड होते हैं। और 7 की इधर वाले जितने भी हैं, ये सब के सब आपके क्षार होते हैं। क्षार कहने का मतलब ये सारे बेस होते हैं। बीच में जिसकी पीएच एकदम से 7 पे ही है, तो ये 7 ही एग्जैक्ट 7 है, तो वो आपका लवण हो जाता है या उदासीन कह सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए तो अम्लों में जिसका मान 3.5 से इधर का पार्ट है, तो ये पूरा एरिया इतना, ये आपका कहलाता है प्रबल अम्ल। तो ये प्रबल अम्ल है। तो प्रबल अम्ल जो है, यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, प्रबल अम्ल। तो प्रबल अम्ल जो होते हैं उनका पीएच मान 0 से 3.5 तक होता है, यानी 0
से स्टार्ट करके 0 से 3.5 के मध्य, इसके बीच में जितने भी आएंगे वो सब प्रबल अम्ल होंगे। ऐसे ही 3.5 और इसके बीच में जो आएंगे तो निश्चित रूप से वो दुर्बल अम्ल होंगे, दुर्बल अम्ल। तो जिनका पीएच मान दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल में 3.5 से लेकर के 7 के बीच के, तो 3.5 से 7 के मध्य जो आएंगे वो सब के सब आपके क्या रहेंगे, वो आपके दुर्बल हो जाएंगे। तो ये दुर्बल में आ जाएंगे, ये इसका प्रबल पार्ट, ये दुर्बल। तो ये बिंदु याद रखना। ऐसे ही यहाँ के सब क्षार हैं, तो जो 7 से लगा करके यहाँ तक ये आपके जो आएंगे ये दुर्बल क्षार होते हैं। तो दुर्बल क्षार, और 10.5 और 14 के बीच में ये प्रबल क्षार होते हैं आपके, प्रबल क्षार। इसी टेबल से भी आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ तक ये इतनी रेंज जो पूरी है ये प्रबल क्षार और ये दुर्बल क्षार की है। ये जो रेंज इतनी है ये आपकी प्रबल अम्ल, और ये इतनी रेंज जो है वो दुर्बल अम्ल की है। 7 एग्जैक्ट जो है वो लबड़ हो जाता है। तो ऐसे ही आप क्षार भी देख लीजिए। प्रबल, तो जो प्रबल क्षार होगा, तो प्रबल क्षार का जो पीएच मान मैं लिख रहा हूँ, ये पीएच मान नीचे लिखे जा रहे हैं, ये ध्यान रखना। तो ये प्रबल क्षार का जो पीएच मान है, प्रबल होने के लिए 10.5 से 14, 10.5 से 14 ये सब आपके प्रबल आ जाएंगे। और दुर्बल क्षार में आपका 7 और 10.5 के मध्य, 7 से 10.5 के मध्य, तो इसमें जितने आ जाएंगे वो सब दुर्बल होंगे। तो इस तरीके से हम लोग इनको आसानी से पीएच स्केल द्वारा प्रबल और दुर्बल, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार, इनको भी आसानी से पढ़ सकते हैं। और इनके एग्जाम्पल्स भी याद रखिएगा। जो प्रबल अम्ल में है कुछ खास एग्जाम्पल हैं, उनको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो पेट में ही आपके पाया जाता है HCl। उसके बाद जो अम्लों का राजा होता है उसको ऐसे याद कर लीजिए। एक तो ये पेट में रहता है, इसको ऐसे याद कर लो। और दूसरा जो अम्लों का राजा H2SO4, इसको आप याद कर लीजिए सल्फ्यूरिक अम्ल। और एक आपका नाइट्रिक अम्ल HNO3, इतने तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। ये सब प्रबल अम्ल की कैटेगरी में आते हैं। और प्रबल अम्ल में आते होंगे तो इनका पीएच मान 3.5 से नीचे ही होगा। इनके सब के जो पीएच मान है, पीएच मान तो इनके पीएच मान जो होंगे वो कितने होंगे, ये आपके 3.5 से कम वाले होंगे। लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसे ही दुर्बल, अब दुर्बल वाले यहाँ पे लिख लीजिए। दो दुर्बल अम्ल में आपके कौन कौन से आ जाते हैं, तो दुर्बल में एस्टिक एसिड CH3COOH, एस्टिक एसिड आपका आ जाता है। ऐसे ही लैक्टिक एसिड जो दूध में रहता है, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल आता है, ये भी सब दुर्बल का ही है। फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल भी आपका दुर्बल में ही आता है। इनके रासायनिक सूत्र आप चाहें तो फार्मिक अम्ल H, यहाँ से फार्मिक अम्ल का आप भी लिख सकते हैं। तो फार्मिक वालों में यहाँ पे लिख लीजिए HCOOH, तो ये सब फार्मिक अम्ल में आ जाते हैं। ऐसे ही दुर्बल के भी, क्षार के भी एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखने हैं। चलिए, अब उम्मीद करते हैं कि इसके माध्यम से आप प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार इनको भी समझ लेंगे। ऐसे प्रबल अम्ल के एक दो एग्जाम्पल्स याद कर लीजिए, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, या इसमें नीला एक दूसरा, और या इसमें एक सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसमें OH आयन होंगे, वो सब क्षार होते हैं। एक आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये, तो ये सब आपके प्रबल क्षार में आ जाते हैं। तो इस तरीके से अमोनियम क्लोराइड या अमोनियम हाइड्रोक्साइड
एक इसमें अमोनियम NH4OH, ये आपका दुर्बल क्षार में आ जाएगा। तो ये प्रबल और दुर्बल आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। पीएच स्केल से इनका क्लासिफिकेशन भी आप कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग इसके टाइप्स ऑफ एसिड, एसिड कितने प्रकार के होते हैं इनको जान लेते हैं। देखिए इसमें अम्ल जो है मुख्य रूप से 6 प्रमुख लिए गए हैं। पहला है हाइड्रोजन अम्ल, हाइड्रोजेनियस एसिड, और दूसरे हैं ऑक्सी अम्ल, तीसरे तनु अम्ल, फिर चौथे नंबर पे सांद्र, तनु को डाइल्यूट कहते हैं, सांद्र को आपका कॉन्सेंट्रेटिक एसिड, प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड, और दुर्बल अम्ल वीक एसिड। तो कुल मिलाकर के ये 6 टाइप्स मुख्य हैं। अब इसमें डेफिनेशन लिखने के लिए आता है कि हाइड्रोजन अम्ल किसे कहते हैं। तो ऐसे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन परमाणु, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु हो लेकिन ऑक्सीजन परमाणु न हो, तो ऐसे अम्लों को हम लोग हाइड्रोजन अम्ल कहते हैं। जैसे HCl, HBr, HCN। हाइड्रोजन क्लोराइड में देखिए हाइड्रोजन है ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोजन है ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। ऐसे ऑक्सीकारक अम्ल। अब इसमें ऐसे अम्ल जिनमें यहाँ पे नाम से ऑक्सीजन नहीं, हाइड्रोजन न हो, ऐसा मत समझिएगा। ऐसे अम्ल जिनमें दोनों पाए जाएं, यानी हाइड्रोजन भी हो ऑक्सीजन भी हो, उन्हें ऑक्सी अम्ल कहा जाता है। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसमें हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है। नाइट्रिक अम्ल हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है। उसके बाद कार्बोनिक अम्ल हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है। तो जिनमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों पाए जाएं वो ऑक्सी एसिड कहलाते हैं। उसके बाद तनु अम्ल, तनु मतलब पानी की मात्रा अधिक हो। ऐसे एसिड जिनमें पानी बहुत ढेर सारा हो तो उनको सबको डाइल्यूट एसिड के नाम से जाना जाता है, वो सब डाइल्यूट होते हैं। तो डाइल्यूट एसिड जिसमें पानी अधिक हो जाएगा तो वो डाइल्यूट हो जाते हैं। ऐसे सांद्र कंसंट्रेटिक एसिड जिनमें पानी की मात्रा कम हो उनको कंसंट्रेटेड कहते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड, तो वो सब कंसंट्रेटेड एसिड में आ जाते हैं। प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड, ये पीएच स्केल से डिफाइन किया जाता है। जिनका पीएच मान 0 और से लगा करके 3.5 के मध्य होता है वो सब स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। इनको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। और जिनका पीएच मान दुर्बल अम्ल यानी वीक एसिड, जिनका पीएच मान 3.5 से लेकर के 7 के मध्य रहता है वो सब वीक एसिड होते हैं। तो ये वीक एसिड की कैटेगरी में आ जाते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं, ये याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं यहाँ पे। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, HCl, ये पेट में पाया जाता है, ये अम्लों का राजा है। और एक नाइट्रिक अम्ल, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है। दुर्बल अम्ल में आपका एक आ जाता है फार्मिक अम्ल, HCOOH को फार्मिक अम्ल बोलते हैं। तो फार्मिक अम्ल ये आपका फार्मिक एसिड है, ये आपका एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड में आ जाता है। और ये आपका कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड, एसिड कहिए या अम्ल कहिए, कार्बोनिक एसिड। तो जिन अम्लों का मान पीएच मान 3.5 से 7 के मध्य होता है वो सब वीक एसिड होते हैं। इस तरीके से विद एग्जाम्पल्स यहाँ पे ये याद रखना है, काफ़ी चीज़ें आपको पूछी जाती हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अब इसमें हम लोग जानते हैं कि बेस क्या होते हैं। वैसे तो जान ही लिया था कि जो टेस्ट में कड़वे होते हैं उन्हें बेस कहते हैं, या फिर जो OH मतलब हाइड्रोक्सल आयन देते हैं उन्हें बेस कहते हैं। लेकिन यहाँ पे उसके टाइप्स भी पढ़ेंगे, उसकी कुछ विशेषताएं भी पढ़ेंगे। तो क्षार के विषय में पढ़ते हैं कि क्षार क्या है, बेस, और साथ में ही जानेंगे कि जो क्षारक होते हैं वो क्या है। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्षार और क्षारक। तो क्षारक को हम लोग एल्कलाइज कहते हैं, एल्कलाइज क्षारक या एल्कली के नाम से भी जाने जाते हैं। तो बेस देखिए, बेस की जो सही परिभाषा है वो ये है कि ये जो अम्ल होते हैं, जब ये अम्ल के साथ क्षार को रिएक्शन कराया जाता है, क्रिया कराई जाती है, तो इससे लवण मिलता है और साथ में जल निकलता है। और इस क्रिया को उदासीनीकरण के नाम से जाना जाता है, उदासीनीकरण।
तो इसे उदासीनीकरण कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन के नाम से इसको जानते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये उदासीनीकरण होता है, इसी से हम लोग चेक करते हैं कि वो बेस है या नहीं है। अब जैसे यहाँ पे कोई एक ले लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे HCl है। अब यहाँ पे HCl के साथ एक प्रबल अम्ल होता है, अभी देखा HCl एक प्रबल अम्ल है और इसकी रिएक्शन करा देते हैं क्षार के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये एक प्रबल क्षार है। अब इसमें क्या होगा, जब भी ये रिएक्ट करेंगे तो समीकरण कहती है हमारी, यही जान लीजिए फार्मूला है, ये हमको याद रखना है। तो इसमें एक लवण बनेगा, यानी कि इसका जो हाइड्रोनियम आयन है ये एक साथ आ जाते हैं और एक लवण बना लेते हैं। कैसे बना लेंगे, इसका पॉजिटिव इसका निगेटिव, यहाँ से बन जाएगा आपका NaCl, क्योंकि और एक इसमें इस क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये जो हाइड्रोजन होता है और इधर जो OH, यानी कि जो जल बनाने की क्रिया है, ये सबसे महत्वपूर्ण। एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, तो दो हाइड्रोजन ये हो गए, एक ये ऑक्सीजन, तो इसमें ये जल बाहर निकाल लेते हैं, तो H2O का निर्माण होता है। और ये वाला जो है ये आपका एक लवण बनता है, ऊपर लिखा ही हुआ है इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है, ये लवण बन गया और ये आपका जल बन गया। तो जितने भी बेस को चेक करना है, तो बेस यदि अम्ल के साथ रिएक्शन करा दीजिए, यदि वो लवण और जल बनाते हैं तो 100% वो बेस कहलाते हैं। तो जो इस क्रिया को फॉलो करेगा वो बेस कहलाएगा। तो बेस की परिभाषा यदि पूछी जाती है तो आप ऐसे भी बता सकते हैं कि बेस यानी कि क्षार की क्रिया अम्ल के साथ कराने पर लवण और जल बनाते हैं तो उन्हें बेस कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी क्षार पाए जाते हैं, बेस पाए जाते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, तो वे बेस, वे क्षार जो जल में घुलनशील होते हैं, घुलनशील होते हैं कहने का मतलब जो जल में घुल जाते हैं, और जब घुल जाएंगे तो वो क्या करते हैं, OH माइनस आयन देते हैं और OH माइनस आयन देने लगते हैं। तो जल में घुलनशील बेस को एक अलग से नाम दे दिया गया क्षारक। क्षारक वे क्षार होते हैं, वे बेस होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, तो उन्हें क्षारक कहा जाता है। अब इसमें क्षारक के विषय में यही इसकी स्ट्रॉन्ग डेफिनेशन है। और यहाँ पे एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ भी आपको सीखनी है, वो क्या है, इसके लिए यहाँ पे लिख लीजिए नोट। नोट ये लिखना है, एक सर्किल के माध्यम से भी आप समझ लीजिए उसको। जैसे ये है, ये तो पूरा गोला बना हुआ है बेस का, बेस मतलब क्षार, ये क्षार का बना हुआ है। इसी क्षार में से कुछ ऐसे होते हैं जो जल में भी घुल जाते हैं, तो जो जल में घुल जाएंगे, जल में घुलने वालों को हम लोग क्षारक बोलते हैं। तो जल में घुलने वालों को क्षारक कहा जाता है। क्षारक यानी वो एल्कलीज होते हैं, तो होते ये भी बेस हैं लेकिन ये जल में घुलनशील होते हैं। तो जो जल में घुलेगा वो आपका क्षारक होता है, क्योंकि ये जल के साथ घुल जाते हैं और घुलने के बाद हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। तो इसी पे एक स्टेटमेंट आता है कि सभी जो आपके क्षारक हैं, जो क्षारक होगा वो बेस तो होगा, सभी क्षारक का मतलब एल्कलीज, सभी क्षारक बेस होते हैं। बेस का मतलब क्षार होते हैं, लेकिन सभी क्षार होते हैं, लेकिन सभी क्षार मतलब बेस, क्षारक नहीं होते, क्षारक नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना। क्योंकि जो क्षारक इस कैटेगरी में है, बेस में तो ये भी आ गया,
लेकिन जो क्षारक है जल में घुलनशील है वो सारे बेस जल में नहीं घुलते हैं। तो इसलिए सभी क्षारक क्षार होते हैं लेकिन सभी क्षार क्षारक नहीं होते। ये एक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे यहाँ पे देखेंगे, जैसे कॉपर ऑक्साइड, आपका फेरस ऑक्साइड, एक आपका कॉपर ऑक्साइड हो गया, फेरस ऑक्साइड। तो ये क्या करते हैं, हम क्षार के साथ अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। तो जब ये अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। तो लवण और जल बनाएगा तो वो क्षार तो कहलाएगा, लेकिन जल में अघुलनशील होते हैं। अघुलनशील को कहते हैं इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ये जल में अघुलनशील होते हैं। तो जब जल में अघुलनशील हैं तो ये आपको याद रखने हैं कि ये क्षार तो हैं लेकिन ये क्षारक नहीं है। अतः यहाँ पे लिख देंगे, अतः ये का मतलब कॉपर ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड क्षार तो है लेकिन क्षारक नहीं है। तो ये इसका स्पष्टीकरण है। यहाँ से आप इसका स्पष्टीकरण दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं इसको आप समझ लीजिए। अभी इसकी ये वाली रिएक्शन ये आपको करके दिखा रहे हैं कैसे होता है। अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो जो अम्ल के साथ, ऐसे क्षार जो अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल देंगे वो सब क्षार हो जाते हैं। लेकिन सारे क्षार जो जल में भी घुल जाएगा वो क्षारक कहलाता है, एल्कलीज कहलाता है, और जल में घुलकर वह चायन देते हैं। अब इसकी रिएक्शन देखिए, इसकी रिएक्शन हम यहीं पे करवा दे रहे हैं, इसी के नीचे एल्कली की रिएक्शन यहाँ पे कराते हैं और उसको चेक करते हैं। तो कॉपर ऑक्साइड देखिए, कॉपर ऑक्साइड एक क्षारक है। कॉपर ऑक्साइड जो है एक क्षारक है, फेरस ऑक्साइड एक क्षारक है, जिंक ऑक्साइड एक क्षारक है। तो ये 3 क्षारक के एग्जाम्पल है। सॉरी। अब देखिए, तो यहाँ पे पहला रिएक्शन हमने ले ली, जिंक ऑक्साइड ले लिया। अम्ल हमने कोई भी ले लिया, मान लीजिए H2SO4 ले लिया, H2SO4। अब इसके साथ हमने रिएक्शन करा दी। तो जब इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो इधर का जिंक और ये सल्फेट एक साथ आ जाएगा, लवण बन जाएगा, जिंक SO4। अब इसमें जल देखिए, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलकर के जल का निर्माण करेंगे, H2O बन गया। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो कर रहे हैं। तो इसके मतलब जो जिंक ऑक्साइड है वो आपका क्षार तो है, ये क्षार तो हो जाएगा लेकिन ये जल में नहीं घुलता है, तो इसलिए ये क्षारक कहलाता है। ऐसे ही आप फेरस ऑक्साइड की भी रिएक्शन करा सकते हैं। और उम्मीद करते हैं क्षारक और क्षार में आपको अंतर पता चल जाएगा। जानना यही है कि जो क्षार जल में घुल जाए वो क्षारक, और जो जल में नहीं घुलता है वो केवल क्षार होता है, वो क्षारक नहीं हो सकता। ठीक। अब इसमें हम लोग समझेंगे कि अम्ल जो हैं वो कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं करते हैं। तो उसको से यहाँ पे समझना एक महत्वपूर्ण है। अम्लों की रासायनिक गुण जो होते हैं वो धातुओं से क्रिया, कोई भी अम्ल जब धातु से क्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो ये हाइड्रोजन गैस निकलती है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनती है। ये एक महत्वपूर्ण सूत्र के रूप में है, इसे फार्मूला है, इसे याद रखेंगे, यही इसका फार्मूला है। कभी भी अम्ल धातुओं से रिएक्शन करते हैं तो जो सक्रिय धातु हैं तो वहाँ पे लवण के साथ में हाइड्रोजन गैस भी निकलती है।
जैसे HCl हाइड्रोजन क्लोराइड जिंक के साथ रिएक्शन किया, ये जिंक एक धातु है, सक्रिय धातु। इसमें ध्यान रखिएगा जो धातु है वो सक्रिय होनी चाहिए, एक्टिव होनी चाहिए। सक्रिय का मतलब एक्टिव धातु। तो जिंक क्लोराइड बना दिया और हाइड्रोजन गैस रिमूव कर दी। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखें कि सभी, जैसे नाइट्रिक अम्ल जो होता है, नाइट्रिक अम्ल जो है धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन के स्थान पे जल देता है। ये इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि ये अधिक ऑक्सीकारक होने से हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत कर देता है, मतलब हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जोड़ देता है, और हाइड्रोजन में जब ऑक्सीजन जोड़ देगा तो वो जल बन जाएगा। इसलिए ज़्यादा ऑक्सीकृत करता है। ज़्यादा ऑक्सीकारक होने की वजह से, नाइट्रिक अम्ल अधिक ऑक्सीकारक होने की वजह से ये हाइड्रोजन गैस ना बना के जल बना लेता है। जैसे जिंक के साथ इसकी भी रिएक्शन कराई नाइट्रिक अम्ल की, तो यहाँ पे इसने जिंक नाइट्रेट बना लिया और साथ में जल निकाला और NO यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनाई। तो यहाँ पे इसने हाइड्रोजन गैस का निर्माण नहीं किया। इसे इसलिए ध्यान रखेंगे। एक इनका जो करेक्टर पाया जाता है और महत्वपूर्ण, वो धात्वीय ऑक्साइड या हाइड्रोजन ऑक्साइडों से क्रिया। तो कोई भी अम्ल जब धात्वीय ऑक्साइड या हाइड्रोजन ऑक्साइडों से क्रिया करता है तो उसके लिए ये वाला फार्मूला आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे इसके लिए ये फार्मूला रहता है, ये इसका सूत्र है महत्वपूर्ण, कि अम्ल हो, धात्वीय ऑक्साइड हो, तो वहाँ पे लवण और जल का निर्माण होगा। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल हमने लिया और ये कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कॉपर सल्फेट एक लवण बनाया और जल H2O का निर्माण हुआ। ऐसे ही धात्वीय सल्फाइड जो होते हैं या हाइड्रोजन के सल्फाइड हो, तो उनके लिए भी एक फार्मूला बना हुआ है। ये देखिए यहाँ पे, इसमें क्या है, अम्ल जब कभी धात्वीय सल्फाइड से रिएक्शन करते हैं तो लवण भी बनाते हैं, जल भी बनाते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी बनाते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे गैस का निर्माण भी होता है। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल को यदि पोटेशियम सल्फाइड के साथ में गर्म किया गया K2SO3 के साथ, तो पोटेशियम सल्फेट साथ में जल निकला, लवण निकला, जल निकला और सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी निकली, SO2 गैस। इसी तरीके से ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कार्बोनेट के साथ। तो जब कार्बोनेट के साथ अम्लों की रिएक्शन कराई जाती है, जैसे सोडियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्शन किया तो एक तो लवण बना लिया इसने, एक जल बनाया और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिमूव करता है। तो ये इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। इनके आपको ये फार्मूले ध्यान रखने हैं, जो रेड कलर में लिखे गए हैं, ये इनके सूत्र हैं। इन्हीं के माध्यम से आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये 4 मुख्य फार्मूलेज हैं इसके। चलिए, उम्मीद करते हैं इसके बाद में आपको ये समझ गए होंगे। आपको लवणों के गुण भी बता देते हैं। चलिए, अब इसमें हम लोग यहाँ पे क्षारों के रासायनिक गुण पहले समझ लेते हैं, क्योंकि अम्ल हो गया, अम्ल के बाद क्षार, तत्पश्चात आपको लवणों को बताते हैं। तो क्षारों में हमको ये ध्यान रखना है कि जब ये अम्लों से क्रिया करती हैं, ये तो जग जाहिर है, तो क्षार अम्ल जब भी लगते हैं तो उससे लवण बनता है और जल बनता है। तो ये फार्मूला तो बहुत महत्वपूर्ण है और इस क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन, यही रिएक्शन है। उदासीनीकरण क्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन किया, कैल्शियम क्लोराइड बना लिया लवण और एक जल निकाल दिया। ऐसे ही जब ये अमोनियम लवणों से क्रिया करते हैं, तो क्षार जब अमोनियम लवणों से क्रिया करेंगे तब क्या होता है, उसके लिए ये सूत्र देखिए। ये आपके फार्मूलेज हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। ये सूत्र हैं, ये अगला ये वाला फार्मूला है। तो इसमें क्षार अमोनियम लवणों से क्रिया करेंगे तो लवण बनाएंगे, जल बनाएंगे और अमोनिया गैस निकालेंगे, क्योंकि अमोनियम लवणों से होगा तो अमोनिया गैस निकलेगी। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने एक क्षार ले लिया, अमोनियम क्लोराइड एक अमोनियम का लवण है, उससे रिएक्शन करा दी, तो NaCl एक लवण बनाया, जल बनाया और अमोनिया गैस, ये ऊपर को तीर मतलब गैस निकल रही है, तो अमोनिया गैस यहाँ पे निकलती है। इसी तरीके से धातुओं के विलेय लवणों से क्रिया, तो जब क्षार जो है वो धातुओं के विलेय लवणों से क्रिया करता है तो उसके लिए ये सूत्र है, आप इसका प्रयोग करेंगे। तो उसके लिए ये फार्मूला रहता है। यहाँ पे क्षार कोई ले लीजिए, जैसे NaOH ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो धातुओं के से विलेय लवणों से क्रिया करा ली FeCl3 के साथ, तो इन्होंने धात्वीय ऑक्साइडों का अपक्षेप, अपक्षेप मतलब ये पानी में नीचे बैठ जाता है, एक कंकड़ टाइप के भारी कण होते हैं,
तो प्रेसिपिटेट बनता है, तो ये नीचे बैठ जाता है, विलयन में नीचे बैठेगा और NaCl ये आपको ऊपर दिखेगा। लेकिन यहाँ पे सबसे ध्यान रखने वाली बात है कि सोडियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ये 3 ऐसी धातुएं हैं कि इनके जल विलय लवणों से क्रिया होने पर धात्वीय ऑक्साइडों के अपक्षेप नहीं बनते हैं। इन 3 के नहीं बनते, इनके अतिरिक्त कोई भी धातु आएगी तो वो अपक्षेप बनाएगा। तो इसे विशेष का ध्यान रखना है। सोडियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ये कभी भी क्षार के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो धात्वीय ऑक्साइड का निर्माण नहीं करते हैं, तो इसलिए इन्हें ध्यान रखें। यहाँ इसमें प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। इन 3 के अलावा कोई भी धातुओं के जो लवण आएंगे जो जल में विलय होंगे तो वो अपक्षेप का निर्माण करेंगे और कोई न कोई लवण बनाएंगे। तो इस तरीके से ये यहाँ पे जो क्षार थे, क्षारों के जो रासायनिक गुण थे वो आपके कंप्लीट होते हैं। इसके बाद चलते हैं फिर लवण की ओर। अब इसमें हम लोग लवण यानी कि साल्ट, उनका क्लासिफिकेशन और उनका टाइप्स, इसको देखते हैं कि कितने टाइप्स में क्लासीफाई हैं। तो लवणों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट। अब इसमें जो लवण होते हैं ये मुख्य रूप से 6 पार्ट में डिवाइड होते हैं। 6 के नाम, सबसे पहले सामान्य लवण जिनको हम लोग नॉर्मल साल्ट कहते हैं इंग्लिश में। दूसरा होता है अम्लीय लवण जिसको एसिडिक साल्ट बोला जाता है। और जो तीसरा होता है वो क्षारीय लवण, बेसिक साल्ट के नाम से जाना जाता है। और चौथा इसका द्विक लवण, डबल सॉल्ट, ये 2 सॉल्ट के मिलने से बनता है। और मिश्रित लवण ये आपका मिक्स वाला होता है, मिक्स्ड सॉल्ट। और एक होता है जटिल लवण यानी कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो इस तरीके से ये 6 प्रकार के होते हैं। अब इनको 1 बाय 1 सीखते हैं। सामान्य लवण की यदि परिभाषा पूछी जाए तो किसी अम्ल से H+ आयनों के पूर्ण विस्थापन, H+ आयनों का जहाँ पे पूर्ण विस्थापन हो जाए, मतलब H+ आयन जहाँ से विलुप्त हो जाएं, उसमें रहे न, से बने लवण को सामान्य लवण कहते हैं। इसके अणु में H+ आयन या OH- आयन नहीं होते, ये इंपॉर्टेंट है। इसका जो अणु होगा उसमें ये आयन देखने को नहीं मिलेंगे आपको, H+ या OH-। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई गई तो पोटेशियम सल्फेट बना और जल निकला, यही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रहती है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि इस वाले लवण में ना तो हाइड्रोनियम आयन है और ना हाइड्रोक्सल आयन है, ये पूरी तरीके से गायब हो गए हैं। तो जो इस तरीके के जो लवण बनते हैं ये हमारा एक सामान्य लवण है, इसी को सामान्य लवण कहा जाता है। ये सामान्य लवण है, नॉर्मल साल्ट है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल दोनों पूरी तरीके से विलुप्त हो गए हैं। अब इसके बाद में जो दूसरा होता है वो आपका अम्लीय लवण, एसिडिक साल्ट। नाम से पता चलता है इसमें अम्ल के सिम्टम्स रहेंगे। किसी अम्ल से H+ आयन के आंशिक विस्थापन, जिसमें H+ आयन कुछ तो हट जाएं बाकी बने रहें तो उसको आंशिक विस्थापन कहते हैं, पार्शली डिस्प्लेसमेंट, से बने अम्लीय लवण को इनके अणु में H+ आयन के एक अणु या एक से अधिक परमाणु रहेंगे, क्योंकि इसमें H का रहना जरूरी है, तभी तो वो अम्लीय होगा। क्योंकि अम्ल वे होते हैं जो H+ आयन देते हैं और देने के लिए इनके पास होना चाहिए। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन किया तो सोडियम बाईसल्फेट बना लिया। तो जो सोडियम बाईसल्फेट है, सोडियम बाईसल्फेट, अब सोडियम बाईसल्फेट में एक हाइड्रोजन देखिए है तो जिसमें एक हाइड्रोजन अणु पाया जाएगा निश्चित रूप से वो एसिडिक साल्ट होगा। तो ऐसे अम्ल को, ये हमारा जो सोडियम बाईसल्फेट है ये अम्लीय लवण है, इसको हम एसिडिक साल्ट बोलते हैं। अब तीसरा इसमें एक और देख लीजिए, क्षारीय लवण, बेसिक साल्ट। किसी क्षारक से OH आयनों का आंशिक विस्थापन, इसमें सारे OH आयन नहीं हटने चाहिए, कुछ न कुछ बने रहने चाहिए, से बने क्षारीय लवण कहते हैं। इसके अणु में एकाधिक OH आयन मूलक मतलब रेडिकल पाए जाते हैं। जैसे कॉपर हाइड्रोक्साइड की जो हमने रिएक्शन करा दी है Cl से, तो यहाँ पे कॉपर
हाइड्रोक्साइड प्लस Cl बना रहा, साथ में जल। देखिए OH का मॉलिक्यूल यहाँ उपलब्ध है, OH रेडिकल है, तो OH रेडिकल जिस लवण में पाया जाएगा, ये कॉपर क्लोराइड का हाइड्रोक्साइड है, तो उसको हम लोग क्षारीय लवण कहेंगे, क्योंकि क्षार की प्रॉपर्टी होती है उसमें OH आयन होना चाहिए। क्षार होने के लिए OH आयन होना चाहिए, ऐसे लवड़ी होने के लिए H+ आयन होना चाहिए। तो ये जिसमें पाया जाएगा, ऐसे लवण को हम लोग क्या कहेंगे? क्षारीय लवण। उसके बाद द्विक लवण। द्विक लवण में 2 साल्ट रहते हैं। फिटकरी इसका सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है द्विक लवण का। तो 2 भिन्न लवणों से विलयनों के मिश्रण से क्रिस्टलीकरण करने पर 2 लवण एक ही जल में मिला लीजिए। कोई एक बर्तन लिया और उसी हमने एक बर्तन में दोनों लवणों को डाल दिया। जैसे फिटकरी में देखिए क्या होता है, पोटेशियम सल्फेट का एक लवण लिया, एक एल्युमिनियम सल्फेट का लवण लिया, तो पोटेशियम और एल्युमिनियम सल्फेट के लवणों को एक ही में मिला लो पानी में। उसके बाद इसको पानी को सुखा दीजिए, पानी को उड़ा दीजिए, तो लास्ट में जो क्रिस्टल बचता है, ठोस कण बचते हैं, उसी का नाम फिटकरी है, वही क्रिस्टलीकरण कहते हैं। जल को बाहर उड़ा देना ही क्रिस्टलीकरण है। तो इनके लवणों से जो ये जल रहता है इसको उड़ा दिया जाता है। तो K2SO4 Al2SO4 24 पानी 24 जल है इसमें, तो इसे फिटकरी के नाम से भी जाना जाता है। फिटकरी का दूसरा नाम कामन अलम के नाम से भी इसको समझते हैं। एक और देखिए द्विक लवण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फेरक सल्फेट, अमोनियम सल्फेट और 6H2O। इसे फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट और 6 जल। तो इसमें एक तो फेरस सल्फेट, दूसरा अमोनियम सल्फेट, ये 2 लवण हैं। तो जो 2 लवणों से बनेंगे वो द्विक लवण कहलाएंगे और बाकी जल उनके साथ रहेगा, तो इसे मोहर साल्ट के नाम से जाना जाता है। लास्ट में फिर आते हैं मिश्रित लवण। मिश्रित लवण को समझ लीजिए, ऐसे लवणों के अणु में एक ही अम्लीय मूलक से, मतलब अणु एक ही अम्लीय मूलक से 2 या 2 से अधिक बेसिक मूलक, मतलब उसके जो बेसिक रेडिकल्स हैं, अथवा एक ही बेसिक मूलक के 2 या 2 से अधिक अम्लीय मूलक जुड़े होते हैं। जैसे यहाँ पे पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम सल्फेट। तो देखिए सोडियम एक आपका बेसिक मूलक है, एक पोटेशियम, दोनों बेसिक हैं, तो एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकते हैं। आगे सल्फेट है, तो सोडियम पोटेशियम सल्फेट, तो इस टाइप से मिश्रित हैं। यहाँ 2 बेसिक मूलक से मिलके जो बनेगा वो मिश्रित होगा। एक जटिल कॉम्प्लेक्स साल्ट, तो इसमें जटिल में ये द्विक लवण होते हैं, लेकिन दो आपके सरल लवणों के विलयन के मिश्रण के क्रिस्टलीकरण से बनते हैं, परंतु इनके विलयन में आयनीकृत होकर के एक सरल आयन तथा एक जटिल आयन, इसमें एक तो सरल आयन बनता है और एक जटिल आयन तैयार होता है। तो ऐसे मिश्रण को जटिल या कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN का होल 6, इसको तोड़ेंगे तो K+ और फेरस साइनाइड, यानी जो फेरोसाइनाइड आयन है -4, ये देखो एक जटिल आयन है माइनस का, और ये थोड़ा सिंपल है, केवल K है, तो एक इसको सरल आयन कहते हैं। ये सरल आयन है और इसमें बहुत सारे हैं, तो ये जटिल आयन है। तो सरल और जटिल आयनों में टूट जाता है। इस तरीके से जो टोटल साल्ट होते हैं वो 6 होते हैं। सामान्य नॉर्मल साल्ट, अम्लीय एसिडिक साल्ट, क्षारीय बेसिक साल्ट, द्विक लवण डबल साल्ट, मिश्रित लवण मिक्स साल्ट और जटिल लवण कॉम्प्लेक्स साल्ट। तो ये सारा आज चैप्टर ये पूरी तरीके से समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं इसको समझ में आ गया होगा। इसको आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो 100% क्लियर हो जाएगा। चलिए चलते हैं, बाय बाय।